बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, वेरी इजी चैप्टर, और इस चैप्टर को करने के लिए बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों बहुत ज़्यादा टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है? क्योंकि हमें इस चैप्टर में ना कोई जर्नल एंट्री बनानी है, ना लेजर पोस्टिंग करनी है। हमें सिर्फ एक प्लस और माइनस के फॉर्म में एक स्टेटमेंट बनानी है। हम जो टॉपिक करने वाले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, ये अकाउंटिंग का हिस्सा डायरेक्टली नहीं है। मतलब हम जो यहाँ पे एंट्री करने वाले हैं वो अकाउंट्स में डेबिट या क्रेडिट करने वाले नहीं हैं। हमारे अकाउंट में तो ऑलरेडी एंट्री हो चुकी है, लेकिन जो अकाउंट में एंट्री हुई है वो बैंक की स्टेटमेंट से टैली नहीं हो रही है। इस चीज़ को मैं एक दूसरे एग्जाम्पल से बताता हूँ कि जब दो लोग एक ही बात को रिकॉर्ड करते हैं तो उनका रिजल्ट सेम आना ज़रूरी है। मैंने नोटिस किया है, पता नहीं गर्ल्स का, तो मुझे बॉयज़ ने ज़रूर नोटिस किया होगा, कई बार वो लोग क्रिकेट मैच खेलते हैं और टीम जब होती है, दूसरी टीम के लोग तो स्कोर नोट करते हैं, जो टीम बैटिंग कर रही होती है वो तो स्कोर नोट करती ही करती है। जब मैच लगता है कई बार वो बॉल का और पैसों का भी मैच लगा लेते हैं। वैसे तो बैटिंग अलाउड नहीं है, लेकिन कई बार वो लगा लेते हैं। और लगा लेते हैं जब मैच, तो जो अपोजिट टीम होती है उसके भी स्कोर उनकी तरफ से एक बंदा नोट करता है जो बॉलिंग कर रही होती है। वैसे तो बैटिंग वाली टीम स्कोर नोट कर रही है, लेकिन कहते हैं भी तू चीटिंग कर लेगा, इसलिए हम भी एक अपना बंदा बैठाएंगे, वो भी स्कोर नोट करेगा कि कितने बॉल पे कितने रन मारे। अच्छा मैं बताओ, फाइनल जो टैली होगी, टीम ए एंड टीम बी, बैटिंग कर रही है टीम ए, वो तो स्कोर नोट करेगी, डेफिनेटली नोट करेगी। इसका तो काम है, बैटिंग करने वाला नोट अपने स्कोर जरूर करता है। बॉलिंग टीम के लिए नोट करना जरूरी नहीं होता, वो चाहे तो भरोसा कर सकते हैं बैटिंग टीम के स्कोर पे। लेकिन अगर बॉलिंग टीम में भी स्कोर नोट हो रहा है तो फाइनल रिजल्ट जितना स्कोर टीम ए बोल रही है, ऐसे उसने बोले 180 रन बने हैं, तो क्या टीम बी के टैली में भी 180 रन ही होने चाहिए कि कम होने चाहिए या ज्यादा होने चाहिए? 180। अगर दो लोग सेम वर्क रिकॉर्ड कर रहे हैं तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए, नहीं होना चाहिए सेम? टीम ए ने भी बताया स्कोर 180 है और टीम बी के भी लोग कहते हैं 180, इसका मतलब चीटिंग नहीं हुई है। लेकिन अगर टीम ए बोले 180 और टीम बी बोले कि नहीं भी हमारी टैली के हिसाब से 175, मतलब बीच में कोई ना कोई चीटिंग हुई है या किसी ने कोई मिस्टेक किया, बोलो है या नहीं? जब दो लोग एक ही चीज को रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों का आंसर सेम होना चाहिए। एक के लिए तो ये रिकॉर्ड करना मस्ट होता है, दूसरे के लिए ऑप्शनल होता है। अब हम आते हैं अपने चैप्टर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में। हमने बैंक में अकाउंट खुलवाया, बताओ अकाउंट खुलवाने के बाद बैंक आपके रुपए पैसे का हिसाब रिकॉर्ड करेगा या नहीं करेगा? डेफिनेट करेगा। अगर आपने बैंक में अकाउंट खुलवा लिया है तो बैंक से आपको एक स्टेटमेंट भी मिलेगी एवरी मंथ कि आपने कितना पैसा इस महीने जमा कराया और कितना पैसा निकाला, जिसे हम बोलते हैं बैंक स्टेटमेंट या फिर पासबुक, और क्या बोल सकते हैं? पासबुक, ये बोल सकते हैं। ये कौन मेंटेन करता है? ये बैंक में मेंटेन की जाती है। बैंक हिसाब किताब रखता है इन सारी बातों का, और कस्टमर के लिए यह हिसाब किताब रखना ऑप्शनल होता है। बोलो होता है नहीं होता? अगर मैं एक जनरल पर्सन हूँ, बिजनेसमैन नहीं हूँ, तो बैंक में जमा करा रहा हूँ, बैंक से पैसा निकाल रहा हूँ, मुझे पता है सारा हिसाब कहाँ पे रिकॉर्ड हो रहा होगा, पासबुक में जमा घटा सब किए जा रहे हैं। मैं लेकिन ऑप्शनली अगर मैं चाहूं तो मैं अपने पास भी इसको रिकॉर्ड कर सकता हूं, नहीं कर सकता? अगर मैंने अपने पास रिकॉर्ड किया तो उसे भी क्या हम बोलेंगे बैंक स्टेटमेंट? नहीं, उसे हम बोलते हैं अपनी कैश बुक। कैश बुक के अंदर आपने कैश कॉलम, बैंक कॉलम दोनों बनाए होते हैं। तो अगर आपने बैंक से डील किया तो आप अगर खुद रखना चाहते हैं, अगर खुद भी इसका हिसाब किताब रखना चाहते हैं तो कौन सी बुक में एंट्री करेंगे? हम कैश बुक में एंट्री करेंगे। अच्छा, कैश बुक में कहाँ एंट्री करेंगे? कैश बुक में तो मल्टीपल कॉलम होते हैं, कैश कॉलम भी होता है, डिस्काउंट कॉलम भी होता है कुछ में तो, और कुछ में बैंक कॉलम भी होता है। तो कौन से कॉलम में एंट्री करेंगे? कैश बुक के अंदर एक कौन सा कॉलम बना लेंगे? बैंक कॉलम बना लेंगे। उस बैंक कॉलम में हम वही काम जो यहाँ पे हो रहा है अपने पास भी रिकॉर्ड करना शुरू कर देंगे। ये बिल्कुल वैसे हो गया जैसे दो टीम स्कोर रिकॉर्ड कर रही है, लेकिन काम तो एक ही है, चीज तो एक ही को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो जो टोटल हमारी बैंक की स्टेटमेंट में शो हो रहा है, बताइए वही टोटल हमारी पासबुक का टोटल ही कैश बुक में भी शो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? जो हमने बैंक कॉलम मेंटेन किया हुआ है उसमें सेम बैलेंस होना चाहिए। हमने पैसे जमा कराए, अगर हम पैसे जमा कराते हैं तो पासबुक में भी जमा नजर आनी चाहिए, और हम अपनी कैश बुक में भी क्या करेंगे? उसे प्लस ही शो करेंगे, जमा हुए थे। अगर निकाल लिए पैसे तो पासबुक में भी माइनस होने चाहिए और हमारी कैश बुक में भी वो माइनस होने चाहिए। तो
एंड बैलेंस जो होगा दोनों बुक का क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अच्छा एक चीज और बता दूं मैं, अकाउंट्स के अंदर खास बात यह है कि जब दो लोग एक ही जैसा काम रिकॉर्ड करते हैं तो बैलेंस तो सेम आता है लेकिन बैलेंस होता अपोजिट है। जिसे कोई कलेक्ट करता है वो डेबिट करता है, देने वाला गिवर होता है वो उसको क्या करता है, क्रेडिट करता है। तो जिसे तुम कैश बुक के अंदर डेबिट करते हो वो चीज पासबुक में क्या की जाती है, क्रेडिट की जाती है। इसको भी एग्जांपल से देख लेते हैं। मैं कहता हूं मिस्टर ए और मिस्टर बी पैसों का डील करते हैं। मिस्टर ए ने, मैं कहता हूं रेंट की पेमेंट की, रेंट इन्होंने पेड किया। किसको पेड किया, मिस्टर बी को पेड किया। तो बी क्या बोलेंगे, रेंट रिसीव किया। अब देखो दोनों लोग एक ही डील में इन्वॉल्व है, चलो इसने 5,000 का रेंट दिया, क्या जनरेंटी बनाएगा ये कहेगा रेंट मेरा खर्चा हो गया, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 5,000। इसने कलेक्ट किया, ये एंट्री सेम नहीं बनाएगा, वो कहेगा कैश अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट। दोनों लोगों ने एक ही बात को रिकॉर्ड किया है, एक ही एंट्री दोनों लोगों ने रिकॉर्ड किया, लेकिन एक के लिए जो रेंट एक्सपेंस था दूसरे के लिए वही रेंट क्या बन गया, इनकम बन गया। इसलिए रेंट तो दोनों ने रिकॉर्ड किया लेकिन एक ने डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया और दूसरे ने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया। कैश को भी देख लो, कैश जिसने दिया उसका कैश घटा, उसने क्या किया, क्रेडिट, लेकिन जिसको मिला उसका कैश तो बढ़ा तो उसने उसी कैश को क्या किया, डेबिट। जब दो लोग एक ही एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं डबल एंट्री सिस्टम में, तो जो एक के लिए डेबिट होता है वो दूसरे के लिए क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो जब तुम कैश बुक मेंटेन करते हो, बैंक में पैसा जमा कराते हो, तो क्या करते हो तुम, डेबिट करते हो ना। तो अगर बैंक की पासबुक तुम्हारे हाथ में आ जाए तो उस एंट्री को डेबिट साइड में बिल्कुल मत ढूंढने की कोशिश करना। जो तुम डेबिट कर रहे हो पासबुक में वो कौन सी साइड में मिलना चाहिए, क्रेडिट साइड में मिलना चाहिए। एंट्री सेम होगी लेकिन तुम्हारा डेबिट और उसका क्रेडिट दोनों आपस में बराबर होंगे। फिर तुमने पैसा निकाला, जब तुम पैसा निकालोगे बैंक से तो बैंक का बैलेंस कम करोगे। बैंक का बैलेंस कम करने के लिए हम क्या करते हैं, अकाउंट्स का रूल कहते हैं जब आपका बैंक बैलेंस कम होता है असेट आपकी डिक्रीज होती है। डिक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। हमने कैश बुक बनाना सीखा है और हमने उसको हमेशा क्या किया है, क्रेडिट किया है। लेकिन अगर बैंक की स्टेटमेंट में ढूंढना इस एंट्री को तो क्रेडिट साइड में मत ढूंढना, ये एंट्री तुम्हें कहां पे नजर आएगी, डेबिट साइड में नजर आएगी। अगर मैं कहूं से मैंने 50,000 पे जमा कराए तो इधर होगा क्रेडिट और इधर क्या होगा, वो डेबिट। और बाद में 10,000 पे निकलवा लिए तो इधर होगा डेबिट और इधर क्या हो जाएगा, वो क्रेडिट। फाइनल बैलेंस क्या बचेगा, इधर बचेगा 40,000 पे बैलेंस डेबिट वाला, क्योंकि डेबिट बढ़ा है। लेकिन अगर बैंक की स्टेटमेंट में ढूंढोगे ना तो वहां पे मिलेगा तो 40,000 ही, लेकिन 40,000 डेबिट में नहीं मिलेगा बल्कि कहां मिलेगा, क्रेडिट साइड में मिलेगा। क्लियर है? तो जब भी दो लोग सेम एंट्री को रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों का टोटल हमेशा इक्वल आना चाहिए। बट कुछ ऐसी ट्रांजैक्शन बीच में आ जाती हैं कभी कभी, कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं कभी कभी जो कि इस बैलेंस को गड़बड़ कर देता है। कोई ऐसी एंट्री जो किसी भी वन पर्सन ने रिकॉर्ड की वो प्रॉब्लम का क्रिएशन कर देगी। नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि बैंक में हमने अकाउंट जमा कराया, देखो 40,000 जमा भी है। आपको पता है ना सेविंग बैंक अकाउंट के ऊपर बैंक जो भी डिपॉजिट होता है उस पर इंटरेस्ट भी देते हैं। मैं कहता हूं ज्यादा नहीं, बैंक ने हमें 500 रुपए का इंटरेस्ट दिया, 500 रुपए प्लस, ऊपर मैंने लिखा हुआ है प्लस क्या होगा तो बैंक ने क्या किया होगा, उसे क्रेडिट। और मेरा बैंक बैलेंस यहां पे बढ़ के कितना हो गया, 40,500। लेकिन खास बात यह है कि बैंक के इंटरेस्ट देने का आपको डायरेक्टली पता नहीं चलता, जब आप बैंक में जाके इंक्वायरी करते हो तब पता चलता है। तो बैंक ने तो जमा करा दी लेकिन तुम्हें क्योंकि इसकी जानकारी नहीं होती तुम इसकी कोई भी रिकॉर्डिंग अपनी कैश बुक में नहीं कर पाते फौरन। अब तुम अगर चेक करोगे तो तुम्हारी कैश बुक में अभी भी टोटल कितना है, 40,000 डेबिट मनी जमाई है, उधर वो 40,500 हो चुका है, मिसमैच हो गया। तो आपको इसे बाद में क्या करना होगा, ढूंढ के इस एंट्री को इस तरह से यूज करना पड़ेगा जिससे कि कैश बुक और पासबुक दोनों का टोटल मैच हो जाए। ये काम करने को ही हम क्या बोलते हैं, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाना। मतलब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट तब बनाई जाती है जब कैश बुक का टोटल और पासबुक का टोटल आपस में टैली नहीं हो रहा। तब आप कौन से ऐसे फैक्टर हैं, कौन से ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से ये टैली नहीं हुआ, उनको आइडेंटिफाई करते हैं। अगर मैं आइडेंटिफाई करूं सिर्फ एक एंट्री है जिसने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया, बाकी तो सब सेम है, 50 जमा, उधर भी 50 जमा, इधर डेबिट, इधर क्या हो गया, क्रेडिट। ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा।
10,000 इधर क्रेडिट हुआ, 10,000 इधर क्या हो गया, डेबिट। इसने भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की, इस एंट्री ने प्रॉब्लम क्रिएट की क्योंकि इधर कुछ भी नहीं हुआ और यहाँ पे हो गया 500 क्रेडिट। तो हम जब बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनाएंगे तो इस 500 की एडजस्टमेंट को करेंगे। ये एडजस्टमेंट दो तरीके से की जा सकेगी। एक, आप कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं, दूसरा आप पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई बच्चा कैश बुक के बैलेंस से स्टार्ट करेगा तो बताओगे मुझे कैश बुक में फिलहाल कितना बैलेंस शो हो रहा है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारी, ऑप्शन 1। ऑप्शन 1 क्या होगी, प्लस या माइनस कुछ करेंगे अभी थोड़ी देर में। पहले पूछेंगे भी कौन सा बैलेंस दे रहे हो आप हमें, तो बैलेंस एज पर कैश बुक में देता हूं, ऑप्शन 1। बताओगे कैश बुक का बैलेंस कितना है, यहाँ पे 40,000, प्लस में लिख देना कि प्लस में बैलेंस है 40,000। अब ढूंढना कौन सी ऐसी एंट्री जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, कौन सी ऐसी एंट्री जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया है। ये सिर्फ एक एंट्री है जिसने प्रॉब्लम क्रिएट किया, जिसको मैंने नाम दिया इंटरेस्ट। ठीक है, अब इसको कैसे हम डील करेंगे, ध्यान रखना। तुम्हें ये वाला बैलेंस पता है, तुम इसे किससे टैली करना चाहते हो, खुद के बैलेंस को खुद से टैली करोगे क्या, किससे टैली करोगे। आप कहोगे सर इसके बैलेंस को इस 40,500 से टैली कराने, 40,000 हमें गिवन है, टैली किससे करने से, 40,500 से, उसी से टैली करने ना। तो इसके अंदर तुम्हें एक सिंपल सा एक लॉजिक बताता हूं कि दूसरी बुक में जो एंट्री हुई है उसका जो भी असर उसके बैलेंस पे पड़ा है वही असर अपने बैलेंस पे डाल दो तो तुम्हारा आंसर टैली हो जाएगा। इस एंट्री से बताओ कैश बुक और पासबुक को कंपेयर करके तुम्हें क्या लग रहा है, पासबुक में बैलेंस इंक्रीज हुआ है इस एंट्री से कि डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया है, 500। तो अगर मैं उसे यहां पे मैथमेटिकली अपनी कैश बुक में भी, क्योंकि बैलेंस किसका है ये, कैश बुक का, अगर उसमें भी इंक्रीज कर दूं तो वापस 40,500 नहीं हो जाएगा। क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। और अब आपका आंसर कितना आएगा इसमें, 40,500 यहां पे हो गया, इधर भी 40,500, तो यहां पे लिखेंगे 40,500 जी हमारा आ गया आंसर। कौन सा आंसर आ गया, बैलेंस एज पर पासबुक। आपने इस बैलेंस से शुरुआत की और इस वाले बैलेंस पे आंसर निकल गया। क्या इसका दूसरा ऑप्शन भी हो सकता है, हाँ जी बिल्कुल हो सकता है, ऑप्शन 2 भी हो सकता है। ऑप्शन 2 में आप किससे शुरुआत करेंगे, आप पासबुक से शुरुआत करेंगे, प्लस और माइनस। आप बोलेंगे अब क्या, बैलेंस एज पर पासबुक। बताओ अगर मैं तुमसे बोलूं पासबुक में कितना बैलेंस है तो क्या जवाब होगा तुम्हारा, आप कहोगे सर बैलेंस एज पर पासबुक जो है वो कितना है, 40,500। ये बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा अगर तुम्हें पासबुक का बैलेंस दिया तो इसको इसी से टैली करोगे, नहीं, अगर पासबुक का बैलेंस है तो हम कहां पे पहुंचेंगे, हम कैश बुक के बैलेंस पे पहुंचेंगे। जो बैलेंस तुम्हारे हाथ में उससे कोई आंसर नहीं निकालना, वो तो हमें पता ही है। पता क्या लगाना है, दूसरी बुक में क्या बैलेंस होना चाहिए। तो आप फिर से वही स्टेप शुरू करेंगे। क्या स्टेप शुरू करेंगे, ढूंढने के कौन सी एंट्री ने प्रॉब्लम क्रिएट की। बताओ कौन सी एंट्री ने प्रॉब्लम क्रिएट की। आपको क्या सर उसी एंट्री ने प्रॉब्लम क्रिएट किया, चाहे उधर से प्रॉब्लम ढूंढो चाहे इधर से प्रॉब्लम ढूंढो, प्रॉब्लम तो उसी एक एंट्री ने की है। कौन सी एंट्री ने प्रॉब्लम की है, इसी 500 ने। ठीक है, अच्छा अब इस एंट्री के कारण जो हमारा टारगेट है, टारगेट क्या है, इधर आना। इधर तो हम खड़े ही हैं, अब हमारा टारगेट क्या है, इधर आना। तो मुझे बताओ इस 500 की एंट्री के कारण जिस टारगेट पे तुम जाना चाहते हो कंपैरेटिवली बैलेंस कम है उसमें कि ज्यादा है, कम है, क्योंकि हमारे पास बैलेंस ज्यादा है, इसका मतलब उधर की तरफ इतना बैलेंस शॉर्ट होगा, नहीं होगा। हर एक वो एंट्री जो डिफरेंस क्रिएट कर रही है, टारगेट बुक में जो उसका इंपैक्ट पड़ रहा है बैलेंस के ऊपर, वो बढ़ रहा है या घट रहा है, बस उसी इफेक्ट को अपने पास कॉपी कर लो। तो इस एंट्री ने मेरी टारगेट बुक में बैलेंस 500 रुपए छोटा कर रखा, नहीं कर रखा। इधर 500 रुपए जमा है और इधर 500 रुपए जमा नहीं है, मतलब 500 रुपए इधर बैलेंस डाउन है। हम क्या करेंगे, हम कहेंगे माइनस कर दो, एंट्री सेम लिखेंगे, इंटरेस्ट अलाउड बाय बैंक। लेकिन जब आप इसका टोटल करोगे तो इधर है 40,500, इधर भी 40,500, 500 की एंट्री आ गई, तो क्या बचेगा, बैलेंस एज पर कैश बुक। और चेक कर लो बैलेंस एज पर कैश बुक, वही 40,000 आ गया। अभी मैंने एक एंट्री सिर्फ तुम्हें ओवरव्यू के लिए बताई, अब मैं पूरा क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन पहले समझ में आ गया क्या करना है। सिंपल सा एक लॉजिक है, कोई एक बुक का बैलेंस तुम्हें मिलना चाहिए। अगर तुम्हें मिल जाता है बैलेंस एज पर कैश बुक तो ये वाला टाइप हो जाएगा, आप कैश बुक का बैलेंस लिखेंगे लेकिन आपका टारगेट कहां पे पहुंचना होगा, पासबुक पे। तो हर एक वो एंट्री जो कंपैरेटिवली पासबुक का बैलेंस इंक्रीज करेगी उसे प्लस कर देना, और अगर डिक्रीज करेगी तो क्या कर देना, माइनस। अगर आप पासबुक से शुरुआत करते हैं तो आप इस वाले बैलेंस से स्टार्ट करेंगे, ऑप्शन 2 भी हो सकती है।
अगर आपने इस वाले बैलेंस से स्टार्ट किया तो हर एक वो एंट्री जो इधर का बैलेंस, टारगेट बुक का बैलेंस इंक्रीज करेगी तो प्लस करेंगे, और अगर उसका बैलेंस डिक्रीज करेगी तो क्या कर देंगे, माइनस। जब हम उसी के बैलेंस को अपने पास कॉपी कर लेंगे तो हमारा बैलेंस और उसका बैलेंस दोनों सेम हो जाएंगे। और फोकस कहां पे रखने, सिर्फ उन ट्रांजैक्शन पे फोकस करने जिनने डिफरेंस क्रिएट किया। अगर कोई एंट्री दोनों तरफ रिकॉर्ड हो रही है और एक तरफ डेबिट और एक तरफ क्रेडिट हो रही है तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करती है। सिर्फ वही एंट्री ढूंढ के लेकर आना इस स्टेटमेंट में जिनके कारण डिफरेंस क्रिएट हुआ है। क्लियर है, पॉइंट समझ आ गया। अब एक क्वेश्चन के थ्रू मैं सारी की सारी वर्किंग प्रॉपर फॉर्मेट के साथ कराता हूं। आपके नोट्स में फर्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पे, उसके थ्रू ये सारी बातें समझते हैं। करें शुरू। रिवीजन एक्सरसाइज में पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 1 अब मैं करा रहा हूं। और ये क्वेश्चन कराने से पहले कुछ की बातें फिर से एक बार बता देता हूं मैं, कि हमारे पास दो बुक हो सकती हैं। एक हो सकती है कैश बुक और दूसरी हो सकती है पासबुक। पासबुक का मतलब बैंक स्टेटमेंट। वो हमें किसी भी बुक का बैलेंस दे सकता है। जिस बुक का बैलेंस देगा उससे हम स्टार्ट करेंगे और टारगेट होगा दूसरी बुक के बैलेंस पे पहुंचना। इनमें कुछ बातों का ध्यान रखना है कि कैश बुक हमने बनाई हुई है और उसके अंदर हमने खुद ही एंट्री की थी। अगर हमने प्लस करना होता है बैलेंस तो हम क्या करते हैं, डेबिट, और अगर माइनस करना होता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो कहीं पे लिखा है ना, अगर कैश बुक डेबिट हो गई तो समझ लेना कैश बुक में प्लस हो गया, और अगर कैश बुक क्रेडिट हो गया मतलब कैश बुक में से बैलेंस माइनस हो गया। लेकिन अगर पासबुक के नाम से वो एंट्री आ रही है तो पासबुक में प्लस करने के लिए डेबिट नहीं बल्कि क्या किया जाएगा, क्रेडिट किया जाएगा। अगर कैश बुक में डेबिट होने से प्लस होता है तो पासबुक में क्रेडिट होने से प्लस होगा, और माइनस करने के लिए क्या किया जाएगा, वहां पे डेबिट किया जाएगा। तो किसी भी एंट्री में लिखा आ जाए कि पासबुक क्रेडिट हो गई है मतलब समझ जाना पासबुक में बैलेंस बढ़ गया। अगर पासबुक डेबिट लिखा आ जाए तो मतलब पासबुक में बैलेंस घट गया है। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन के अंदर कौन सा बैलेंस हमें दिया है और कौन सी बुक से स्टार्ट करना है। इसमें लिखा है द कैश बुक शोज बैलेंस ऑफ ₹10,500। कैश बुक शो कर रही है बैलेंस 10,500। पहली बात, अगर उसने ये बात नहीं बताई है कि बैलेंस डेबिट फॉर्मेट का है या क्रेडिट फॉर्मेट का, तो उसे हमेशा पॉजिटिव नेचर का मान के चलना। तो पॉजिटिव नेचर का मतलब कैश बुक में हुआ तो डेबिट बैलेंस मानेंगे और पासबुक में हुआ तो क्रेडिट बैलेंस मानेंगे। इसने कुछ नहीं लिखा कि बस कैश बुक में कौन सा बैलेंस है, डेबिट है या क्रेडिट। तो हम मान के चलते हैं ये पॉजिटिव बैलेंस है और लिखेंगे यहाँ पे बैलेंस एज पर कैश बुक। कितना बैलेंस शो कर रही है हमारी कैश बुक, 10,500। प्लस के कॉलम में लिख दीजिए। इसके फौरन बाद आपका टारगेट डिसाइड हो गया। आपने कैश बुक से इस क्वेश्चन को क्या किया है, स्टार्ट किया है। तो आपका टारगेट कौन सी बुक में पहुंचना होगा, टारगेट होगा आपको पासबुक के बैलेंस को फाइंड आउट करना। क्लियर है। आपने स्टार्ट किससे किया है, कैश बुक से। तो हमें कौन सा बैलेंस फाइंड आउट करना है, पासबुक का। हर वो एंट्री जो मेरे पासबुक का बैलेंस इंक्रीज करेगी प्लस कर दी जाएगी। हर वो एंट्री जो मेरे टारगेट का बैलेंस इंक्रीज करेगी वो यहां पे क्या कर दी जाएगी, प्लस। और हर एक एंट्री जो मेरे टारगेट का बैलेंस डाउन करेगी उसे क्या कर देंगे, माइनस करेंगे अपनी स्टेटमेंट में। बस ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं कौन कौन से ट्रांजैक्शन थे जिन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। वो छांट के तुम्हें देगा सारे ट्रांजैक्शन। फर्स्ट एंट्री, चेक इशूड बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। हमने चेक इशू कर दिया। इशू करने का मतलब किसी काम के लिए चेक बना के साइन करके किसी को दे दिया। बताइए, अगर आपने किसी काम के लिए कोई चेक साइन करके किसी के हाथ में रख दिया है तो अपने पास इस बात को आप रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे। आप कहोगे बिल्कुल सर, कैश बुक में तो रिकॉर्ड हम कर ही लेंगे। हमने जैसी चेक देना है फौरन कैश बुक में एंट्री कर देंगे कि हमने चेक दे दिया। और क्या रिकॉर्ड करोगे कि बैंक का बैलेंस चेक देने से बढ़ गया कि घट गया, घट गया। ठीक है, आपने इस ट्रांजैक्शन से अपनी कैश बुक में माइनस शो कर देना है उसी वक्त। और ये चेक का अमाउंट 1600 रुपीज है। क्लियर है। आगे इसने क्लियर लिखा है नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। आपने चेक दे दिया, आपका फर्ज खत्म, आपकी ड्यूटी खत्म। अब उसका जिसने भी चेक कलेक्ट किया उसका क्या फर्ज है कि उसे चेक को बैंक में ले जाना है, डिपॉजिट करने, प्रेजेंट करने। जब वो प्रेजेंट करेगा तो बैंक से उसे पैसे मिल जाएंगे। अगर वो प्रेजेंट नहीं करता तब भी बैंक उसके घर में जाके पैसे देकर आएगा क्या, नहीं। क्लियर लिखा है उसने प्रेजेंट अभी तक नहीं किया। इसका मतलब आपकी कैश बुक की तो माइनस शो हो रहा है लेकिन पासबुक में ढूंढने पे भी एंट्री 1600 की नहीं नजर आएगी क्योंकि प्रेजेंट हुआ नहीं। अगर हो जाता प्रेजेंट तो पासबुक में भी ये माइनस शो हो जाता, प्रेजेंट नहीं हुआ। ठीक है, चलिए अब इस एंट्री का फाइनल रिजल्ट निकालते हैं कि इस एंट्री से मेरी टारगेट बुक का बैलेंस कंपैरेटिवली इस समय कम चल रहा है या ज्यादा चल रहा है।
ज्यादा चल रहा है। क्यों? क्योंकि इधर बैलेंस कम हो गया, उधर बैलेंस कम हुआ नहीं। तो अभी अगर मैं मैच करूंगा तो मुझे नजर आएगा कि पासबुक का टोटल 1600 रुपए फालतू आ रहा है, क्योंकि पैसे वहां से निकले नहीं, निकलने चाहिए थे। क्लियर बात? इस समय मेरी टारगेट बुक क्या चल रही है? अप चल रही है इस एंट्री के कारण। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर 1600 रुपीज प्लस कर दूंगा। बात समझ आ गई? आपको टारगेट तक पहुंचना है तो टारगेट के बैलेंस पे फोकस करो। उसका बैलेंस इस समय 1600 रुपए फालतू नजर आएगा ही आएगा। आपकी बुक में अगर 10,000 है तो वहां पे 11,600 नजर आएगा। आपकी बुक में 20,000 है तो वहां पे आपको 21,600 नजर आएगा। आपकी बुक में 30,000 है तो वहां पे आपको 31,600 नजर आएगा। 1600 की एंट्री वहां पे निकली नहीं। हमें नहीं पता टोटल कितना होगा, लेकिन जो भी होगा उधर 1600 रुपए फालतू होगा। क्या बोलेंगे? क्या हुआ? चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। आपको जो भी काम दिया था वो आपने यहां पे रिकॉर्ड कर लिया। ट्रांजैक्शन नंबर ए थी, फर्स्ट ट्रांजैक्शन। अब सेकंड ट्रांजैक्शन। सेकंड ट्रांजैक्शन में लिखा है चेक डिपॉजिट इन बैंक बट नॉट कलेक्टेड। अब कहीं से तुम्हें कोई चेक मिलता है। अगर कोई चेक मिलता है तो अपने घर में तो रखेंगे नहीं। उसका पैसा अगर तुम्हें पाना है तो उस चेक को क्या करना पड़ेगा? बैंक में प्रेजेंट करना पड़ेगा। नॉर्मली बैंक के बाहर एक ड्रॉप बॉक्स लगा होता है, लोग उसके अंदर चेक डाल के आ जाते हैं कि हमारे अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। लेकिन तुम्हारे चेक डालते ही वो जमा नहीं होता, उसमें थोड़ा टाइम लगता है। तो मैंने एक चेक जमा करा दिया। कितने का जमा करा दिया? 2900 रुपये। पहली बात, अगर मैंने बॉक्स में डाल भी दिया तो मैं इस बात को अपने पास कहीं रिकॉर्ड करूंगा या नहीं करूंगा? डेफिनेटली। कहां पे रिकॉर्ड करेंगे? कैश बुक में इस बात को रिकॉर्ड कर लेंगे, हमने एक चेक डिपॉजिट कर दिया। और अगर आपने चेक डिपॉजिट किया तो उसी वक्त आपने अपना बैंक बैलेंस क्या कर देना है? इंक्रीज कर देना है कि चेक हमारा जमा हो गया। आपने 2900 रुपए की एंट्री फौरन कर देनी। लेकिन आपके चेक ड्रॉप बॉक्स में डालते ही आपका बैंक की स्टेटमेंट में या आपको एसएमएस नहीं मिल जाएगा बैलेंस इंक्रीज हो गया। पहले वो बॉक्स खुलेगा, पता नहीं सुबह आपने डाला शाम को खुलेगा। फिर वहां से चेक निकाल के क्लियरिंग हाउस में भेजा जाएगा। वहां पे जिस पर्सन ने साइन किए थे उसके साइन वेरीफाई किए जाएंगे, उसका बैलेंस वेरीफाई किया जाएगा और उसके बाद आपके अकाउंट में डिपॉजिट रिफ्लेक्ट होगा। इस सारे काम में 24 से 48 घंटे लग सकते हैं। आपने तो फौरन एंट्री कर दी घर पे जाते ही, उधर बॉक्स में जमा कराया, उधर घर पे जाके एंट्री कर दी। लेकिन क्लियर लिखा है नॉट कलेक्टेड, अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। यहां पे अभी तक एंट्री नजर नहीं आई है। यह है आपकी पोजीशन जो इस एंट्री ने क्रिएट किया। हर एक एंट्री की अलग पोजीशन होगी। अब मुझे बताइए, इस एंट्री के कारण जो मेरी टारगेट बुक है उसमें फिलहाल ये 2900 रुपए का बैलेंस कम शो हो रहा होगा या ज्यादा शो हो रहा होगा? कम शो हो रहा होगा, क्योंकि इधर बैलेंस इंक्रीज हो गया, उधर इंक्रीज नहीं हुआ। तो इसका मतलब कंपैरेटिवली उधर हमारा बैलेंस डाउन चल रहा होगा। नहीं चल रहा होगा डाउन? माइनस कर दो। फिर जो टारगेट हो रहा है वो यहां पर कर दो, 2900 माइनस कर दो। क्या लिखोगे आप इसके अंदर? लिखोगे सेकेंड ट्रांजेक्शन है ये, और चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड या कलेक्टेड। क्लियर है? थर्ड एंट्री पे आते हैं। बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम 550। हमने बैंक को बोला था, स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे दी थी कि भाई हमारा एक इंश्योरेंस का प्रीमियम होगा 550 रुपये, उसकी पेमेंट कर देना। बैंक बहुत सारी फैसिलिटीज देता है, आजकल आपसे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन भी लेता है वो, जिसमें आप बैंक को ऑथराइज कर सकते हैं सर्टेन पेमेंट करने के लिए अपने आप ऑटोमेटिक। तो हमने बैंक को बोला हमारा इंश्योरेंस का प्रीमियम भर देना, और बैंक ने आपके इंश्योरेंस प्रीमियम को पेड कर दिया। पहली बात, अगर बैंक वाला पेड करेगा तो आपसे घर में पैसे मांगने आएगा कि भाई पे करना है, पैसे दो। नहीं, वो क्या करेगा, जो आपका बैंक बैलेंस था उसको यूज कर लेगा और आपके बैंक के पासबुक में नजर आएगा कि 550 रुपए डिडक्ट किए गए हैं। क्यों डिडक्ट किए गए? क्योंकि आप ही का इंश्योरेंस प्रीमियम भरना था। बाय डिफॉल्ट, क्योंकि ये बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट है, कुछ नहीं लिखा होने पर हम हमेशा ये अज्यूम करेंगे कि दूसरी पार्टी जिसके बारे में कोई नाम नहीं दिया गया वहां पे कोई ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा। तो हमने पासबुक में तो एंट्री देख ली, मिल गई, लेकिन हमें याद नहीं था। इसका मतलब ये मानेंगे हमें नहीं पता था कि बैंक ने ये प्रीमियम पे कर दिया। तो इसका मतलब कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया। चेक बनाया होता तो याद भी होता, ऑटोमेटिक पेमेंट हो जाती तो हम भूल सकते हैं। हमें पता होता तो कैश बुक में लिखते, हमने कैश बुक में लिखा ही नहीं, ऑटोमेटिक पेमेंट कर दी बैंक ने। अब बताइए, ये पोजीशन है जो क्वेश्चन में दी है, और इस पोजीशन इस ट्रांजेक्शन स्पेसिफिकली इस ट्रांजेक्शन के कारण फिलहाल मेरी जो टारगेट बुक है, जो कि मेरी पासबुक है, इस समय बैलेंस कम शो कर रही होगी या ज्यादा? कम शो कर रही होगी। उधर कंपैरेटिवली बैलेंस कम हो गया होगा, तो मैं क्या करूंगा, माइनस में डाल दूंगा 550 रुपए। ट्रांजेक्शन की नेचर लिखेंगे बैंक पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। क्लियर है? नेक्स्ट, बैंक चार्जेस। बैंक कुछ सर्विसेज भी देते हैं, डेबिट कार्ड चार्जेस, एसएमएस चार्जेस, कई तरह के चार्जेस लगाते हैं।
तो यहाँ पर बैंक ने चार्जेस ले लिए 120। पहली बात, बैंक जब चार्ज लेता है तो आपके घर पे आके कोई पैसा मांगता है उसका? नहीं, बैंक बैलेंस में से डिडक्ट कर दिया जाता है। इसका मतलब पासबुक में जो आपका बैलेंस है वो माइनस कर दिया जाता है, बैंक वाला आपका बैलेंस रिड्यूस कर देता है। लेकिन हमें नॉर्मली इस तरह की ट्रांजैक्शन का फौरन पता नहीं चलता, बाद में स्टेटमेंट आने के बाद पता चलता है। तो पैसे तो कट जाते हैं पहले, लेकिन हमारे पास उस वक्त कोई भी एंट्री कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई होती, कुछ लिखा भी नहीं है इसने। तो ये पोजीशन क्रिएट होगी इस ट्रांजैक्शन से। बताइए, इस ट्रांजैक्शन के कारण जो टारगेट बुक है उसमें बैलेंस फिलहाल इंक्रीज है कि डिक्रीज है? डिक्रीज है, कम चल रहा है। तो हम इसका मतलब क्या करने वाले हैं, अपने पास भी माइनस करने वाले। जो भी टारगेट बुक शो करेगी, इंक्रीज बैलेंस है तो प्लस और डिक्रीज बैलेंस है तो माइनस। तो क्या लिखने वाले, कौन सी एंट्री है? फोर्थ एंट्री है, बैंक चार्जेस इन पासबुक। पासबुक में रिकॉर्ड होता है, ठीक है। नेक्स्ट, फिफ्थ एंट्री, डायरेक्टली डिपॉजिट बाय ए कस्टमर। किसी कस्टमर को हमारे अकाउंट की डिटेल थी, पता थी उसको। आजकल एनईएफटी भी हो जाती है, आपको सिर्फ बैंक की कुछ डिटेल देनी है, आपको चेक जमा भी नहीं कराना, कुछ भी करना, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में बैलेंस इंक्रीज हो जाता है, कोई एनईएफटी कर दे तो, ठीक है। तो किसी कस्टमर ने हमारे बैंक में 1800 रुपये डिपॉजिट कर दिए। बताइए, 1800 रुपये डिपॉजिट होने पर आपको चाहे पता चले ना पता चले, लेकिन बैंक का बैलेंस तो इंक्रीज हो जाएगा। बैंक का बैलेंस इंक्रीज हो गया 1800। मैंने पहले ही बोल दिया था, बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे दूसरी पार्टी के बारे में कि उसको जानकारी इसकी नहीं है, और जब जानकारी नहीं है तो उसके लिए उसने कुछ रिकॉर्ड भी नहीं किया होगा। कस्टमर ने एनईएफटी कर दी, हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया और हमें इसकी कोई जानकारी नहीं लगी, ठीक है जी। ये पोजीशन क्रिएट होगी। अब मेरी टारगेट बुक जो कि पासबुक है, फिलहाल करंट इस ट्रांजेक्शन का बैलेंस इंक्रीज शो कर रही होगी, ज्यादा के कम? इंक्रीज बैलेंस शो कर रही होगी 1800 रुपये। तो मैं क्या करूंगा, अपनी बुक में प्लस वाली साइड में लिखूंगा 1800 रुपीज। क्या बोलेंगे, क्या हुआ ये? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्टली 1800 रुपये डिपॉजिट कर डाले। लास्ट 6th एंट्री है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक। फिर हमने कोई इन्वेस्टमेंट कहीं की हुई थी, ये जो हमने इन्वेस्टमेंट की हुई थी उसका कोई इंटरेस्ट आना था, और जो इंटरेस्ट आया वो हमारे बैंक में डायरेक्टली जो है वो डिपॉजिट हो गया। मेरा सवाल ये है, अगर बैंक में डायरेक्टली डिपॉजिट हो गया तो इस बात का पता स्टेटमेंट को देख के पता चलेगा या नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा। आपकी बैंक की स्टेटमेंट में 300 रुपीज डिपॉजिट नजर आएगा, बट हमें इसकी जानकारी नहीं थी क्योंकि डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ। हमने चेक जमा कराया होता तब तो हमें पता होता डायरेक्ट डिपॉजिट हुआ, मतलब कैश बुक वाले को हमें इसकी जानकारी नहीं थी, हमने कैश बुक में इसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा। क्लियर है? अब इस ट्रांजैक्शन के कारण जो मेरी टारगेट बुक है जो कि पासबुक है उसमें बैलेंस इंक्रीज शो हो रहा होगा या डिक्रीज? इंक्रीज बैलेंस शो हो रहा होगा। तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, 300 प्लस करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, क्या है ये है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कलेक्टेड बाय बैंक, ठीक है। अब आपने ये सारे ट्रांजैक्शन यहाँ पे रिकॉर्ड कर लिए हैं। अब आप इसका टोटल कर लीजिए। प्लस का टोटल बड़ा होगा तो बैलेंस शो होगा, और माइनस का टोटल बड़ा हो गया तो ओवरड्राफ्ट। तो पहली एंट्री 10,500 है, उसके बाद 1,600 है, और उसके बाद 2,100 की और भी एंट्री है। 14,200 इसका टोटल हो रहा है। वही 14,200 इधर डाल देते हैं। पहले 2,900 माइनस करते हैं, फिर 550 माइनस करते हैं, और फिर 120 भी माइनस करते हैं। 10,630 चेक करो, आंसर में गिवन है 10,630। ये क्या हो गया होगा, ये होगा बैलेंस। कहाँ का बैलेंस? ये होगा बैलेंस एज पर पासबुक। हमने कैश बुक से शुरुआत की है तो आंसर कहाँ पे देंगे, पासबुक के बैलेंस पे। और प्लस वाला कॉलम अगर बड़ा है तो वहां पे भी बैलेंस ही है। अगर माइनस का कॉलम बड़ा होता इसका नाम वहां पे ओवरड्राफ्ट का बैलेंस है। यहां पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट है। चलिए एक क्वेश्चन और कर रहे हैं। आपकी रिवीजन एक्सरसाइज में पेज नंबर 9 पर क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें लिखा है ऑन 31st of December 2011 द पासबुक ऑफ ए मर्चेंट शोज क्रेडिट बैलेंस 4,300। हमारी पासबुक जो किसी मर्चेंट ने शो किया हमें उसमें क्रेडिट बैलेंस 4,300 है। पहले तो चेक कर लेना पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होने का क्या मतलब है। पासबुक में क्रेडिट बैलेंस होने का मतलब बैलेंस ही है, पॉजिटिव नेचर का हमारा बैलेंस है। तो शुरुआत जब इस बार करेंगे तो लिखेंगे बैलेंस एज पर पासबुक, कि पासबुक में बैलेंस है और प्लस टाइप का बैलेंस है 4,300। क्लियर है? क्वेश्चन में जो डेट गिवन थी 31 दिसंबर 2011 वो मैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के साथ लिख चुका हूं, जिससे कि पता चल जाए कौन से दिन ये डिफरेंस ढूंढे गए थे। और इसके साथ ही मुझे अब टारगेट भी डिसाइड हो गया होगा। इस बार जो क्वेश्चन मैंने स्टार्ट करना है वो मैंने पासबुक के बैलेंस से स्टार्ट करना है। तो
तो मेरा टारगेट क्या बन जाएगा, मेरा टारगेट जो बन जाएगा वो बन जाएगा कैश बुक। और अगर कोई भी एंट्री अब मेरी कैश बुक का बैलेंस अगर इंक्रीज करेगी तो मैं क्या कर दूंगा उसे प्लस, और अगर कोई भी एंट्री मेरी इस कैश बुक का बैलेंस डिक्रीज करेगी तो मैं क्या कर दूंगा माइनस। जो मेरा टारगेट है, अब मेरा टारगेट क्या बन गया है कैश बुक। पिछली बार मेरा टारगेट क्या था पासबुक, अब मेरा टारगेट है कैश बुक। तो कैश बुक के बैलेंस से मेरा डिसीजन होगा प्लस करूंगा या माइनस करूंगा। अपने आप बुक बदलेगी, आपका टारगेट बदल जाएगा, प्लस माइनस के सिंबल बदल जाएंगे। अब पहली एंट्री है चेक ऑफ ₹3,700 ड्रॉन बाय हिम हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। कह रहे चेक हमने 3,700 का ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने का मतलब काट के किसी को दे दिया। अगर आपने चेक काट के साइन करके किसी को दिया है तो बताइए इस काम को करने से तुम्हारा बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा बैंक का या डिक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, पैसे कम हो जाएंगे, क्योंकि चेक बना के साइन करके दोगे तो पैसे काट दिए जाएंगे आपके बैंक से। अब कह रहे हैं हमने तो दे दिया। पहले बात बताइए, अगर आपने चेक उसको दिया होगा तो फौरन इस बात को कहीं पे रिकॉर्ड किया होगा या नहीं किया होगा? बिल्कुल, आपने इसे कैश बुक में शो किया होगा। आपने फौरन कैश बुक में अपना बैलेंस 3,700 माइनस कर दिया होगा, फौरन कर दिया होगा। अब वो उसकी सरदर्दी है, उसकी प्रॉब्लम है, वो कब जाएगा बैंक में प्रेजेंट करने के लिए? जिस दिन वो बैंक में जाएगा प्रेजेंट करने के लिए उस दिन उसको पैसा दे दिया जाएगा बैंक। लेकिन लिखा है नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, अभी तक उसने बैंक में प्रेजेंट नहीं किया। तो अगर तुम्हारे पास बैंक के स्टेटमेंट आएगी तो उसमें ये 3,700 के चेक की कोई डिटेल अवेलेबल नहीं होगी। आपने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया कि दे दिया हमने, तो कैश बुक के अंदर बैंक बैलेंस आपने कम कर दिया, लेकिन उधर उसने प्रेजेंट नहीं किया। अब बैंक वाला उसके घर पे तो जाएगा नहीं पैसा देने के लिए, उसी को जाना पड़ेगा बैंक में, वो अभी तक बैंक में गया नहीं। यह है पोजीशन आपकी, चाहे बुक कोई सी भी हो। अब आपका टारगेट क्या है, यह वाला बैलेंस, और इस समय टारगेट बुक में बैलेंस कंपेयर टू पासबुक कम होगा या ज्यादा होगा? कम होगा। इधर बैलेंस कम चल रहा है, कम चल रहा है तो उसके अलावा माइनस में लिखेंगे 3,700। नोटिस कर लेना पिछले क्वेश्चन में यही एंट्री प्लस की गई थी, सेम एंट्री थी बट वो प्लस की गई थी क्योंकि टारगेट वो वाला था। उधर बैलेंस ज्यादा होगा, इधर बैलेंस कम होगा। क्या बोलेंगे, क्या हो गया भाई? सेम नाम लिख दीजिए। ट्रांजैक्शन नंबर ये ए है, चेक इशूड या ड्रॉन बट नॉट प्रेजेंटेड। चलिए नेक्स्ट, ए पोस्ट डेटेड चेक ऑफ ₹1200। पोस्ट डेटेड चेक ऐसा चेक होता है जिसके ऊपर फ्यूचर की डेट डली होती है। कोई भी ऐसा चेक जिस पे फ्यूचर की डेट डली होती है टेक्निकली बैंक में डिपॉजिट के लिए नहीं भेजा जा सकता तब तक जब तक कि वो डेट बीत ना गई हो। तो फ्यूचर की डेट के चेक बैंक में जमा नहीं होते। लेकिन यहाँ पे लिखा है हैज बीन डेबिटेड इनटू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक, लेकिन हमने जल्दबाजी में उसे कैश बुक में डेबिट कर दिया। चेक करो, कैश बुक में डेबिट करने का क्या मतलब है? कैश बुक में डेबिट करने का मतलब प्लस कर दिया हमने, लेकिन डेबिट कर दिया बैंक कॉलम में, प्लस कर दिया। कितने का चेक था? 1200 का। अच्छा, आगे मैं पढ़ूं या ना पढ़ूं, क्या ये चेक बैंक एक्सेप्ट कर लेगा? नहीं। जब वो एक्सेप्ट नहीं करेगा तो उसके अलावा भी हमारा बैलेंस भी नहीं बढ़ेगा, नहीं बढ़ सकता। यहाँ पे लिखा है बट इट कुड नॉट हैव बीन प्रेजेंटेड इन एनी केस। हम वहाँ पे प्रेजेंट नहीं कर पा रहे, कर भी नहीं पाओगे, पोस्ट डेटेड चेक है। बट ये एंट्री तो हो गई है कहीं ना कहीं, ये डिफरेंस क्रिएट करेगी। एंट्री करनी नहीं चाहिए थी, अगर कर दिया तो डिफरेंस क्रिएट करेगी। हमारा टारगेट है इस समय कहाँ पे पहुंचना? कैश बुक में पहुंचना। और कैश बुक के अंदर इस एंट्री के होने के बाद बैलेंस फिलहाल कम होगा या ज्यादा होगा? ज्यादा होगा। ज्यादा होगा, इंक्रीज हो गया तो हमें भी क्या करना पड़ेगा? 1200 रुपीज प्लस करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? ए पोस्ट डेटेड चेक डेबिटेड इन कैश बुक बट नॉट प्रेजेंटेड या कुड नॉट बी प्रेजेंटेड। क्लियर है? अगली एंट्री पे आते हैं। सी एंट्री, चेक्स टोटल 7,600 डिपॉजिट विद बैंक हैज नॉट बीन कलेक्टेड एंड ए चेक ऑफ ₹3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड। कह रहे 7,600 के चेक जो हमने जमा करवाए थे वो अभी तक कलेक्ट नहीं हुए। मतलब आपने तो जमा कर दिए लेकिन अभी तक उसकी क्लियरिंग नहीं हुई है। एक बार बताइए, आपने अगर जमा किए होंगे तो अपने पास तो इस बात को रिकॉर्ड किया होगा, जमा कर लिया है। क्या क्या होगा? आपने अपनी कैश बुक का बैलेंस इंक्रीज कर दिया होगा, बैंक बैलेंस, कैश बुक में जो बैंक बैलेंस है वो इंक्रीज कर दिया होगा 7,600 का, लेकिन वो क्लियर नहीं हुआ, लेकिन वो क्लियर अभी नहीं हुआ। साथ ही इसमें एक बात और बोली गई है कि एक और चेक था 3,000 रुपए का एंड ए चेक ऑफ 3,000 हैज बीन डिसऑनर्ड, और एक और 3,000 का चेक था जो जमा हुआ था, डिसऑनर हो गया। मतलब ये आपने इसको भी जमा किया है लेकिन वो तो बैंक ने साफ साफ ही मना कर दिया, तो बाउंस ही कर दिया, तो जमा फ्यूचर में भी नहीं होगा।
ये तो फ्यूचर में कलेक्ट हो जाएंगे, अभी जमा नहीं हुए लेकिन फ्यूचर में कलेक्ट हो सकते हैं। एक चेक इसमें और है जो कि डिसऑनरी हो गया। तो इसका मतलब आपने टोटल कितना कैश बुक में जमा कराया, 10,600, और उधर कुछ अभी क्लियर नहीं हुए और कुछ बाउंस हो गए। डिफरेंस तो क्रिएट होगा, पूरे के पूरे सारे की सारी एंट्री डिफरेंस क्रिएट करिए। कितने का डिफरेंस क्रिएट करिए पहले बताओ। जो टारगेट बुक है वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है? इंक्रीज है। कितने का इंक्रीज है? 10,600। इसमें वो चेक भी आ गए जो क्लियर नहीं हुए और वो चेक भी आ गए जो डिसऑनर हो गए। तो क्या बोलेंगे, सी एंट्री लिखेंगे, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्लियर्ड एंड डिसऑनर्ड। ठीक है, क्लियर सबको? नेक्स्ट एंट्री, डी एंट्री, ए बिल ऑफ ₹8,000 रिटायर्ड बाय बैंक अंडर द रिबेट ऑफ ₹200 बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल हैज बीन टेकन इनटू बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक। ये एक ऐसी एंट्री जिसको दोनों जगह रिकॉर्ड किया गया है। फिर से पढ़ता हूं। एक कह रहा है बैंक ने 8,000 रुपए का बिल रिटायर किया था, पेड किया था अंडर द रिबेट ऑफ ₹200। पहली बात है रिटायर्ड वर्ड, यहाँ पे जो उसका सेंस निकाला जाएगा मतलब पेड किया था। बैंक ने एक बिल की पेमेंट की थी, याद है बिल्स ऑफ एक्सचेंज? तो बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर कई बार हम बैंक को ऑथराइज कर देते हैं, भैया जैसे हमारा चेक क्लियर करते हैं वैसे हमारा बिल भी क्लियर कर देना। तो बैंक वाले ने हमारे बिल को क्लियर कर दिया, 8,000 का बिल था, लेकिन अंडर द रिबेट ऑफ ₹200। क्या मतलब हुआ अंडर द रिबेट ऑफ 200? 200 रुपये कम देने पड़े, डिस्काउंट मिल गया। तो बैंक वाले ने कितनी पेमेंट की? 8,000 की बजाय 7,800। लेकिन ध्यान रखना, हमारा बिल क्लियर किया तो पैसा हमारे ही काटेगा, वो हमारे बिहाफ पे उसने पेमेंट किया है। तो बैंक की पासबुक में आपको 7,800 रुपए की डिडक्शन नजर आएगी। बैंक ने हमारा कोई कर्जा, हमारे किसी बिल को क्लियर कर दिया तो हमारा 7,800 डिडक्ट कर देगा। हमें भी इस बात की जानकारी थी, हमने भी रिकॉर्ड किया कैश बुक में, लिखा क्लियरली बट द फुल अमाउंट ऑफ बिल वाज टेकन इनटू बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। लेकिन हमें यह जानकारी नहीं थी कि उस पर कोई रिबेट है, इसलिए हमने कैश बुक में फुल अमाउंट भर दिया। मतलब हमने यहाँ पे कैश बुक में रिकॉर्ड किया, और कितना रिकॉर्ड किया? 8,000। हमें जानकारी थी पैसे कटने वाले, हमने भी रिकॉर्ड किया, लेकिन इवन देन मिसमैच तो हो गया। अब मिसमैच हो गया, उसी की हमें एंट्री करनी है। जो कॉमन होता है उसकी एंट्री नहीं होती, जो मिसमैच क्रिएट करता है उसकी एंट्री। बताओगे पहले कितने का मिसमैच है? 200 रुपए का मिसमैच। अब या तो 200 रुपए प्लस होगा या तो 200 रुपए माइनस होगा, इस बात पे डिपेंड करता है तुम्हारी टारगेट बुक जो है वो इस समय कम हो गई है या ज्यादा हो गई है। 200 रुपए फालतू कम हो गई है, नहीं होगी फालतू कम। उधर 7,800 ही कम हुए और इधर तुमने कितने कम कर डाले? 8,000। कंपैरेटिवली 200 रुपए फालतू माइनस हुए, 200 रुपए फालतू माइनस हुए, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसी 200 रुपए को यहाँ पे माइनस में शो करना पड़ेगा। क्या बोलेंगे इसे? डी एंट्री, बिल पेड बाय बैंक अंडर रिबेट बट नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक। ठीक है, अगर यही टारगेट तुम्हारा मैं यहां पे दे देता तो समझ लेना 200 रुपए कम निकले हैं तो बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, बट हमारा टारगेट ये है इसलिए बैलेंस हमारा डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट ई एंट्री, ए बिल ऑफ ₹3,250 डिस्काउंटेड विद बैंक इज एंटर्ड इन कैश कॉलम, एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट रिकॉर्डिंग डिस्काउंट चार्जेस ₹250। कह रहा है 3,250 का बिल हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था। पहली बात, अगर बिल बैंक से डिस्काउंट कराओगे तो बैंक उसके पूरे पैसे तुम्हें दे देता है क्या? नहीं, वो अपना सर्विस चार्ज काटता है। कहता है कि विदाउट डिस्काउंट चार्जेस 250 हमने अपने पास रिकॉर्ड कर लिया। पहली बात, हमने तो रिकॉर्ड किया है लेकिन डिस्काउंट चार्जेस की तरफ ध्यान नहीं दिया। बताओगे इसके अलावा कितने पैसे हमने बढ़ाए होंगे? हमने पूरे के पूरे 3,250 ही बढ़ा दिए होंगे। जब आप बैंक से बिल डिस्काउंट कराते तो बैंक बैलेंस इंक्रीज होता है, याद है ना? बैंक उसके पैसे हमें दे देते हैं। हमने अपनी कैश बुक में लिख दिए कितने पैसे मिले? फुल अमाउंट, लेकिन असलियत में फुल अमाउंट नहीं मिला। कितना डिस्काउंट चार्जेस था? 250। तो पासबुक में ढूंढने पर आपको नजर तो आएगा लेकिन 3,000 ही नजर आएगा, 3,250 की बजाय। आपने डिस्काउंट रिकॉर्ड नहीं किया, एंट्री तो की लेकिन फालतू की कर दी, जबकि कटे थे 250 रुपये, वो शो नहीं हुआ। ये पोजीशन है, जो एंट्री हुई है वो ये हुई है, दोनों तरफ एंट्री है लेकिन फिर भी मिसमैच है और हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। कितने का मिसमैच है? 250 रुपये की एंट्री होने वाली है, और ये 250 रुपये प्लस या माइनस इस बात पे डिपेंड करेगा हमारी टारगेट बुक में फिलहाल बैलेंस कम हुआ रिकॉर्ड के ज़्यादा इंक्रीज हुआ है 250 रुपये, तो वही 250 रुपये में क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। ई एंट्री है और ये है बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक
विदाउट एंटर्ड इन कैश बुक विदाउट डिस्काउंट चार्जेस। क्लियर है? नेक्स्ट एफ एंट्री लास्ट एंट्री है जिसमें लिखा है बिल रिसीवेबल ऑफ ₹400 विच हैज बीन डिस्काउंटेड विद बैंक वाज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट बट नो एंट्री वाज मेड इन कैश बुक फॉर डिसऑनर ऑफ द बिल। एक बिल जो 400 रुपये का था हमने बैंक से डिस्काउंट कराया था, जब ड्यू डेट आई तो कस्टमर ने उसके पैसे बैंक को लौटाए ही नहीं। अब बैंक ने तो हमें पैसे दे दिए, उसे कस्टमर से पैसे रिकवर होने थे और वहाँ से रिकवरी नहीं हो पाई। तो बैंक वाला क्या करता है ऐसे में, वो जिस कस्टमर को उसने पैसे दिए होते हैं उसी से वो पैसे वसूल लेता है। हमें ही मिले थे पैसे पहले, तो जब बाउंस होगा तो हमारा बैंक में बैलेंस क्या कर देगा, बैंक कम कर देगा। वो कहेगा 400 रुपये कस्टमर ने दिए नहीं तो तुम ही वापस करो, मैंने तुम्हें दिए थे तुमसे ही वापस लूंगा। और हमें डिसऑनर की कोई जानकारी नहीं थी। पैसा लेते वक्त हमने एंट्री कर दी, डिसऑनर के वक्त भी एंट्री करनी चाहिए थी। हमें डिसऑनर हो गया इसकी जानकारी थी, मतलब हमने कुछ भी यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं किया, जीरो नहीं बल्कि हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया। उसने पैसे काट भी लिए और हमें इस बात का पता भी नहीं। क्लियर है? अब इस एंट्री के कारण जो मेरी टारगेट बुक है बैलेंस कम है इसमें कंपैरेटिवली या ज्यादा है, ज्यादा बैलेंस है, क्योंकि उधर कटे इधर कटे नहीं तो हमारा बैलेंस तो ज्यादा ही शो हो रहा होगा। 400 रुपये फालतू लग रहे होंगे हमें कैश बुक में फालतू ज्यादा, लेकिन एक्चुअल में वो है नहीं। तो क्या करना पड़ेगा, 400 रुपये लेकिन हमें प्लस करने पड़ेंगे क्योंकि टारगेट बुक प्लस हो गई है। एफ एंट्री है, क्या बोलेंगे, ए बिल डिसऑनर बट नॉट एंटर्ड इन कैश बुक। अब आप इसका टोटल कर लेंगे। जब टोटल करेंगे तो प्लस या माइनस कोई भी साइड बड़ी आ सकती है। प्लस बड़ा आ गया तो बैलेंस और माइनस बड़ा आ गया तो ओवरड्राफ्ट बोलेंगे। प्लस बड़ा आ रहा है 4300, फिर उसके बाद 1200, फिर 10600, फिर 250 है और लास्ट में 400 है, 16750। 16750 यहाँ पे लिखो, माइनस कर दो टोटल 3900, 12850 बच गया। चेक करो आंसर में ये गिवन है। क्या बोलेंगे, क्या है ये है बैलेंस एज पर इस बार है कैश बुक। हमने पासबुक से शुरुआत की है तो आंसर किस पे देंगे, कैश बुक पे। यहाँ पे जाके क्वेश्चन कंप्लीट है।